नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। विषय वैसे तो कोई खास नहीं, लेकिन कोई खास विषय ही कहूंगा और बड़ा तीखा विषय है। कई सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। उनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं ये जो आज बात करूंगा वो जनरल बातचीत है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन खास व्यक्तियों को तकलीफ होगी, हो सकती है, नहीं होगी। बात है नगर निगम की। ये वीडियो जहां जहां देखा जा रहा है वहां वहां के नगर निगम में ये समस्या आम है। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि बड़े आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी जो हैं वो महिला और पुरुष ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सैकड़ों बार आता है कि आरएस और आईएएस अधिकारी, महिला व पुरुष, रिश्वत लेते हुए धरे जाते हैं या रिश्वत लेते हैं। कई सारे कांड कर चुके हैं, कई बार भाग चुके हैं, फिर गिरफ्तार हुए, और कई लोग पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए उसी वक्त पकड़े जाते हैं, तो कुछ सेवानिवृत्ति के बाद में। नगर निगम में एक सिस्टम है, जब भी कहीं अवैध व्यवसायिक निर्माण होता है तो मीडिया की नज़र वहां जरूर जाती है, या उसके आसपास के लोगों को तकलीफ होती है, चाहे उनके गारा सीमेंट घर में गिरता है या सड़क पर सामान गिरा दिया है या कोई शिकायत हुई है, कुछ भी है, मीडिया वहां पहुंचती है, खबर बनती है। उसके बाद मीडिया को लगता है कि अब एक ईमानदार अधिकारी जो इस सारे केस को हैंडल करते हैं, उपायुक्त होते हैं हर क्षेत्र के, उसके बाद एक आयुक्त होते हैं। अब उपायुक्त तक बात पहुंचाने का एक जरिया तो होता है कि वार्ड प्रभारी एक डीओ भरते हैं, यानी कि एक प्रथम, जैसे एफआईआर दर्ज होती है पुलिस में, वैसे ही एक कागज बनता है, वो भरकर ऑफिस में जमा करवाया जाता है, चीफ कार्यालय में। उसके बाद वो कागज मेन यानी मुख्य निगम कार्यालय जाता है, वहां से डीओ बाबू जो होता है वो नोटिस निकालता है, फिर वो उप आयुक्त के पास जाता है, और शिकायत और सीज की स्थिति भी वहीं से होती है। अगर वहां नहीं होता है तो आयुक्त यानी कमिश्नर से मिला जाता है। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अवैध व्यवसायिक निर्माण को सीज किया जाता है, और सीज मुक्त यानी सीज खुलवाने के लिए उसको, जिसकी सीज हुई है 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, जैसा भी वो क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल के हिसाब से क्या क्या कमियां रखी है, जैसे सेटबैक नहीं छोड़ा, पार्किंग नहीं छोड़ी, या अन्य कोई गलती, जैसे 2 मंजिल की परमिशन ली, 3 मंजिल बना दिया, 4 मंजिल बना दिया, पीछे की जगह और कवर कर ली, ऐसा कुछ भी हुआ, या सरकारी जमीन पर निर्माण कर लिया, तो भवन सीज होता है। और सीज मुक्ति के लिए बहुत मोटी रकम, कई बार लाखों में, कई बार करोड़ों में जमा करवानी होती है। कई बार परमिशन ली जाती है और उससे ज्यादा बनता है, कई बार परमिशन ली ही नहीं जाती। परमिशन लेकर भी कोई भी व्यक्ति, मुश्किल कोई 1000 में से 1 या 2 ऐसा है जो सारे नियमों के साथ उस भवन को बना ले, अन्यथा सेटबैक का मामला तो सबके साथ गड़बड़ ही रहता है। सेटबैक सभी कवर करते हैं। अब मामला आता है कि इसकी कार्यवाही कौन करेगा। जो मैंने बताई है वो जरूरी नहीं है वो लोग करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब जगह जो अवैध व्यवसायिक निर्माण करते हैं वो पैसा पहुंचाते हैं। तो शुरुआत वार्ड प्रभारी से होती है, उसके बाद अतिक्रमण प्रभारी, जबकि उसका कोई रोल नहीं होता। अतिक्रमण प्रभारी का रोल तब आता है जब शिकायत वहां तक पहुंचती है, अधिकारी अतिक्रमण प्रभारी को बुलाते हैं, लिखित में आदेश देते हैं कि फला फला जगह जाओ और अवैध निर्माण है उसको तोड़वाओ, ऐसी कार्रवाई करनी है, तब जाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई नगर निगम में तो एक सरकारी जीप लेकर धड़ धड़ाते हुए वो अतिक्रमण प्रभारी बिना भेजे अपनी मर्जी से सभी निर्माणों पर पहुंच जाते हैं और अपना रुआब दिखाते हैं। जीप का एक रुतबा, फिर एक स्टाइल, अपने इधर आओ, कागज दिखाओ, आपका डीओ कटा है, आपका चालान कटा है, आपकी बिल्डिंग सीज होगी। सरकारी जीप, साथ में 4-5 लोग, इस रुतबे से पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद एक और अधिकारी जो सीएसआई होता है, उसका काम केवल ऑफिस में बैठकर वहां के जो वार्ड हैं, कई सारे वार्ड पर एक अधिकारी होता है, सीएसआई कहा जाता है। इसका काम इतना ही होता है कि जो वार्ड प्रभारी है उससे काम कहे कि जैसे गटर भर गया तो बड़ी मशीन चाहिए, या हमारे यहाँ कचरा ज्यादा है तो जेसीबी डंपर चाहिए, तो वो उस पूर्ति के लिए स्टोर में लिखता है, स्टोर से वो चीजें आती है और वार्ड में जाती है। इतना ही काम है। लेकिन कई नगर निगम में ये जो सीएसआई साहब हैं वो भी सरकारी जीप 4-5 मुस्टंडों के साथ बैठा कर धड़ धड़ाते हुए
निर्माण पर पहुंचते हैं, उसी स्टाइल से अपना सेटअप कर लेते हैं, मांग लेते हैं। कई बार सीएसआई या अतिक्रमण प्रभारी पूरा ठेका उठा लेते हैं कि आपका और कहाँ कहाँ काम चल रहा है, तो बता देते हैं कि इस क्षेत्र में 2 है, 2 वहाँ, यहाँ वहाँ सब कुछ। तो वो कहता है ठीक है, 6 बिल्डिंग है, 3 लाख रुपए दे दो, मैं सब सेट कर दूंगा। उसके बाद सीएसआई साहब आते हैं, वो अपना लेकर चले जाते हैं। यानी सभी जगह पैसा पहुंचता है क्योंकि वो अवैध व्यवसायिक निर्माण है। यहां से अगर कागज किसी दबाव में, किसी प्रेशर में या अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में वार्ड प्रभारी ने डीओ भरकर प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई होती है वो कर अगर निगम में भेज दिया है, तो अब डीओ बाबू की भूमिका आती है। डीओ बाबू का काम होता है कि जैसे डीओ वहां पहुंचा, वो एक नोटिस, जो प्रिंटेड नोटिस होता है, नगर निगम में पड़े होते हैं, उस पर नाम पते भरकर, जो नाम पता उस कागज में आया है, डीओ में आया है, वो भरकर वापस वार्ड प्रभारी को दिया जाता है। उसमें उपायुक्त के हस्ताक्षर होते हैं। ये नोटिस आया है आपके खिलाफ, अब 7 दिन या 15 दिन में आप इसका जवाब दे दें और कोई कागज है, परमिशन ली है, तो वो हमें दिखा दें। ऐसे में कई जगह डीओ बाबू क्या करते हैं, या तो बहुत आलसी, निकम्मा और कामचोर व्यक्ति हो तो वो डीओ का नोटिस में जवाब देता ही नहीं है, या जो डीओ आया है उस पर अपना आदमी भेजकर उस पते पर बुलवाते हैं कि मैं नोटिस निकाल रहा हूं, बिल्डिंग सीज हो सकती है। बिल्डिंग सीज होने के डर से वो डीओ बाबू को भी उसके हिस्से की व्यवस्था कर देता है। इस चैनल के बीच में एक और बड़ी समस्या आती है और वो है लेखची, लिखने वाला, अखबारची, एक पत्रकार। कोई भी समाचार पत्र वाला जिसको ये पता चलता है अखबार वाले को कि अरे ये अवैध बिल्डिंग है, वो वहां पहुंचता है, उसकी खबर लिखता है और अधिकारियों के उनसे वर्जन लेता है कि सीएसआई साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं, अतिक्रमण वाले क्या कहते हैं, वार्ड प्रभारी ने क्या किया, उप आयुक्त, आयुक्त अब इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये पार्ट सबको सबसे खराब लगता है, क्योंकि निकम्मे, कामचोर या भ्रष्ट अधिकारियों को ये पत्रकार कतई पसंद नहीं आते। भले ही वो सुबह उठते ही समाचार पत्र पढ़कर ही अपनी नींद खोलते हैं और रात को सोने से पहले टीवी में समाचार देखकर सोते हैं। वहां भी मेरे जैसा ही कोई पत्रकार लिखता है, कोई टीवी पर बोलता है। अब पत्रकार की एंट्री के बाद रायता फैल जाता है। अब यहाँ 2 गुट होते हैं। एक गुट चाहता है, एक पत्रकारों का गुट होता है जो चमचागिरी करता है, सेटिंग करवाता है, दलाली करते हैं। वो कहते हैं साहब इसको सीज मत करना, अपने मिलने वाला है, मैं बात करता हूँ, मैडम मैं बात करता हूँ, आप आगे कार्रवाई रुकवा देना। अब गणित बैठती है, वो वहां से मोटी रकम लेता है, कुछ अपने पास रखता है, बाकी साहब और मैडम तक पहुंचाता है। अब खबर छपने के बाद में पत्रकार 5-7 दिन बाद पहुंचते हैं, 10 दिन बाद पहुंचते हैं। कोई भी अखबार का वो रिपोर्टर हो सकता है जो वहां पहुंचता है और पूछता है सर उसमें क्या कार्रवाई हुई। अब साहब का पहला सवाल, आपको इससे क्या फायदा है? वो क्या आप उसके पड़ोस में रहते हैं? आपको इससे कोई तकलीफ है? ऐसे सवालों के साथ में सनी देओल की इंडियन फिल्म याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो किसी मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती, और अगर कोई जेब कटवा कर, बेचारे की जेब कट जाए कोई गरीब आदमी और पुलिस थाने पहुंच जाता है, तो पुलिस वाले उससे ऐसे सवाल जवाब करते हैं जैसे वो चोर है, वो अपराधी है। कितने बजे चोरी हुई, जेब में कितने रुपए थे, इतने पैसे जेब में क्यों रखते हो, तो उस वक्त वहां क्या कर रहे थे, घर से इतना दूर क्यों गए थे, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। मतलब वो दुखी होता है, वो कहता भाड़ में पड़ा पर्स आप रख लो। उसके जाने के बाद पुलिस वाले हिस्सा करते हैं कि अरे इस एरिया में कौन है, राजू जेब काटता है, राजू तो इस वक्त गांव गया हुआ है, तो सुनील होगा, मनोहर होगा, अल्ताफ होगा। मतलब वो उनको पता है कौन क्या करता है, वो अपना हिस्सा ले लेते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ साहब लोग जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी नगर निगम है, मैं ये नहीं कहता कि सब के सब RAS और IAS मैडम और साहब चोर हैं, भ्रष्ट हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा है ये उनके लिए खबर है। अब साहब आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाते हैं, उसमें या तो वो जो मीडिएटर होते हैं, दलाल होते हैं, वो कहते हैं साहब अपना मिलने वाला रिश्तेदार है, बहन है, बुआ है, चाची है, फूफा है, वो कोई रिश्ता निकालते हैं, जबकि रिश्ता आसपास नहीं होता, क्योंकि वो वहां से अपना एडजस्टमेंट कर चुका होता है। अब गले में आती है कि कोई मीडिया वाला घुस गया, दूसरा टीम घुस गई और वो खबर लगाकर वहां पहुंच गए, साहब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब कार्रवाई रुकवाने के लिए वो जो पहला गुट था वो सक्रिय होता है और टीम को जोड़ता है, साथ मिलते हैं और साहब तक थैला लेकर पहुंचते हैं, बातचीत हो जाती। अब साहब उस बिल्डिंग को सीज करना नहीं चाहते, काम रुकवाना नहीं चाहते, तोड़वाना नहीं चाहते,
तो बहाने बनाते हैं। इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ, तो स्वच्छ भारत अभियान में हम सफाई कर रहे हैं, तो अभी मैं वीसी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर एक दिन चिढ़ जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, क्या बार बार आ जाते हो, दूसरे कोई काम नहीं किया हमारे पास बहुत सारे काम है। तो प्रभु देवा, ये भी आपका काम है कि अगर ये अवैध बिल्डिंग सीज होगी तो सबसे पहले निगम में रेवेन्यू आएगी, उससे पहले आपकी छवि साफ होगी, उससे पहले निगम की चर्चा होगी, ये तमाम बातें होगी। आप पत्रकार से पूछेंगे कि आपको क्या फायदा, आपको क्या मतलब, तो निगम को क्या फायदा और क्या नुकसान ये नहीं दिखता। लेकिन दिखे कैसे, वो थैला काफी मोटा था। कई बार कहते हैं कि मैं पता करवाता हूँ, डीओ बाबू से पूछता हूँ, मैं कागज चेक कराता हूँ, मैं फाइल देखता हूँ, मैं फाइल देखूंगी। लेकिन उनको ये बड़ा बुरा लगता है कि यार ये अच्छा खासा व्यवस्था चल रही थी, ये बीच में ये पंचायती कहां से आ गई। और जो पत्रकार ये कहता है कि सीज कर दो, वो दावे के साथ कहता है कि साहब मेरा किसी भी भवन से कोई लेना देना नहीं, 10 20 50 जितनी बिल्डिंग है सारी सीज कर दो। मेरे चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, बहन साहब कोई नहीं है, और कोई मेरा नाम लेता है तो उससे पहले सीज कर दो उसको। बावजूद एक गुट या तो साहब के जाति के हो सकते हैं, मिलने वाले हो सकते हैं, ऊपर से फोन करवाया हो सकता है, या वो थैला समय पर पहुंचाया हुआ हो सकता है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं होती, भले ही शहर का भट्टा बैठ जाए। अवैध निर्माण होने पर कई बार कैग की रिपोर्ट आती है कि आपके शहर की निगम में 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ आने थे एक साल में, वहां 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ ही क्यों आए। तब भी बेशरम ढीठ हुए उस पर कार्रवाई नहीं करते। जो पत्रकार वहां पहुंचता है कि साहब ये सारी 150 बिल्डिंगें सब सीज करवा दो, वो एक भी नहीं करते, कार्रवाई को आगे भी नहीं बढ़ाते। कमाल की बात है, आप जब आरएएस और आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे तो आपको सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूंगा, शहर के लिए करूंगा, व्यवस्थाएं बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी। लेकिन जैसे ही आप परिणाम आता है और आपके घर पे ढोल थाली बजती है, साफे पहनाए जाते हैं, मालाएं पहनती, मिठाइयाँ बांटी जाती है, बड़े माँ बाप को बधाइयाँ दी जाती है, आप भी चौड़े चौड़े चलते हैं, हमें भी खुशी होती है, आप हमारे शहर से हैं, मोहल्ले से हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप ऐसे सीट पर बैठते हैं और तब जो सपने बुने, जो बड़ी बड़ी बातें की, इंटरव्यू में जो लंबी चौड़ी छोड़ी थी आपने, कुछ नहीं करते, केवल थैला लेकर जाते हैं या रिश्ते निभाने बैठ जाते हैं। बहुत निराशा होती है ऐसे लोगों से मिलकर, बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को सामने देखकर, जबकि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इस आशा को लेकर पहुंचते हैं कि इतने बड़े आईएएस है, आरएस है, मैडम है, सर हैं, ये जरूर कार्यवाही करेंगे। अवैध निर्माण में जितना भी घोटाला चल रहा है, अब नए साहब आए हैं, इनको कह देते हैं पिछले वाला ठीक नहीं था, नई मैडम आई है, लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता क्योंकि वो अपना काम कर चुके होते हैं। और कोई ईमानदार है तो माथे लगाना नहीं चाहता कि फला से नेता का फोन आ जाएगा, यार मेरे को क्या करना है, मेरे को मीटिंग करनी है, फाइलें साइन करनी है, स्वच्छ भारत का काम देखना है, काम खत्म, ट्रांसफर हुई, अगली जगह जाना है, वहाँ ट्रांसफर खत्म हुई, अगली जगह, उसके बाद रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त, घर आ जाना है। लेकिन साहब नींद नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं होगी कि आप इतनी बड़ी जगह बैठे थे और कभी आपको लगेगा सेवानिवृत्ति के बाद समाचार पत्र पढ़ते हुए कि अरे यार ये ऐसा कैसे कर रहा है, इसको बिल्डिंग सीज करनी थी, अब हमारे शहर में अवैध निर्माण है। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे, किसी आईएएस के सामने जाएंगे और वो कहेगा आपको क्या मतलब है इससे, तब आपको अपना डायलॉग, वो संवाद याद आएगा कि मैंने भी किसी से ऐसा ही कहा था। आज मेरे घर के पास में एक अवैध बिल्डिंग बन रही है, मेरी हवा पानी रुक रही है, मेरी समस्या हो रही है, सेटबैक कवर हो गया है, मैं दुखी हूँ, या मेरी बेटी के पड़ोस में ऐसा हो रहा है, मेरे बेटे के पड़ोस में बहू को परेशानी है, आप बूढ़े हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तब आपको लगेगा ये सब कुछ मैं भी करता था, मैं भी करती थी। साहब मैडम, ये सब चीज़ें लौट कर वापस आती है और आपके सामने आपकी छाती से टकराएगी। ईमानदारी से काम कर लें। अगर अवैध निर्माण है, कोई शिकायत लेकर आता है तो वो आपका काम कर रहा है, आपको गली गली घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके लोग क्या करके आगे उसको भी छोड़िए, वो भी ढक जाएगा अगर आप इसको सीज कर देते हैं। काम कीजिए प्रभु देवा, प्लीज काम कीजिए, शहर का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी कि कितने अच्छे आरएस आईएएस हैं, ये उनके बच्चे हैं जिन्होंने आते ही व्यवस्था कर दी, सुधार दिया, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की। मैं नहीं कहता कि सारे के सारा भ्रष्टाचार आप 2-4-6 महीने में ठीक कर दोगे, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो कीजिए। और कोई पत्रकार आपके पास आता है, सर ये कागज है, ये अवैध निर्माण है, ये आप
कार्रवाई कीजिए तो उसको शक की नज़र से देखकर धमकाने की कोशिश मत कीजिए। आपको क्या मतलब है, आपको क्या फायदा, क्या नुकसान है। एक बिल्डिंग खुलने में 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए आता है। 4 सड़कें बनेगी, 2 पुलिया में बनेंगी, कोई नाला बनेगा, कोई लाइटें लगेगी, कोई न कोई निगम का काम होगा, आपके निगम वालों को तनख्वाह मिलेगी, आपकी इज्जत बन जाएगी। करोड़ों रुपए हर शहर में सड़क पर पड़े हैं, बस बटोरना है एक आरएस, एक आईएएस को। केवल डीओ निकालना है, नोटिस निकालना, सीज करवाना है, सीज खुलवाना है, कार्रवाई करनी है। करोड़ों रुपए का ढेर लग जाएगा अगर आप करवाना चाहें, इच्छा शक्ति है तो। वरना साहब देश तो जैसा चल रहा है, चल ही रहा है। एक गुट आपकी दलाली कर लेगा, दूसरा गुट आपको आकर 10-5 बातें सुनाकर चला जाएगा। और जो सुनाकर जा रहा है वो न तो आरएस की पढ़ाई किया हुआ है, न आईएएस की पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन वो कलम चलाता है, धूप में घूमता है, भूखे प्यासे रहकर फोटो खींचता है, दुश्मनी लेता है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। उसके बावजूद भी वो कागज लेकर आप तक पहुंचता है कि साहब ये अवैध है, इसके 3-4 डीओ कट चुके हैं, नोटिस निकल गया सर, सीज करवाइए। तो सर बहाने बनाना बंद कीजिए, मैडम झूठ मत बोलिए, काम करवाइएगा। ये हर नगर निगम, हर उस जगह पर लागू होती है जहाँ निगम है, ऐसे अफसर है, ऐसे लोग हैं, ऐसे कर्मचारी हैं। कई सारे वार्ड प्रभारी जो झाड़ू वाले हैं, उनकी मूल पोस्ट झाड़ू लगाने की है, उनको वार्ड प्रभारी बनाया हुआ है। कई सारे ऐसे निकम्मे कामचोर और भ्रष्ट हैं जो उनके बिल्कुल ऑफिस के सामने, जहाँ उनकी बैठक है, जहाँ उनका कार्यालय है, उप कार्यालय है, उसके सामने अवैध निर्माण हो रहा है। वो अपने 25-50 हजार लेकर बैठ गया। और ऐसे समय में देखिए वो ऐसा अभिनय करते हैं। मैं खुद फिल्म डायरेक्टर हूँ, बहुत अभिनेता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो मुस्कुराता हूँ उनके अभिनय देखकर। बड़ा वो घटिया अभिनय करते हैं। कहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं, मेरे सेक्टर में? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे यहाँ दुकानें बनी नहीं रही है। कहाँ बन रही है? अच्छा, अभी लड़के को भेजता हूँ, अरे जा देख के आता हूँ। अच्छा ये है क्या? अरे मैं उधर गया ही नहीं था यार, ये मेरे को पता नहीं है, मैं इसका डीओ बता। अरे साहब मेरे गंदगी चाहिए नहीं, मैं इस कचरे में हाथ ही नहीं डालता हूँ। जबकि वो पहले कचरे में हाथ डालकर अपने 30-50 हजार ला चुका है। ये अभिनय करना बंद करें, डीओ काटें, और जिन्होंने डीओ नहीं काटा है उन पर अधिकारी कार्रवाई करें, और जो डीओ बाबू ऐसे नोटिस रोक कर बैठा है उस पर भी कार्रवाई हो। और अतिक्रमण प्रभारियों को उनकी जीपें छीन लो। ये सीएसआई की जीपें घर पे रख लो प्रभु। हजारों लाखों का पेट्रोल डीजल जलाते हैं। मोदी जी वैसे ही चिल्ला रहे हैं कि ये अभी जो है अपने पेट्रोल डीजल की कमी है तो इनसे गाड़ियां ले लो। बेवजह धड़धड़ाते घूमते रहते हैं, इनका कोई काम नहीं है। सीएसआई को कार्यालय में बैठना है और अतिक्रमण प्रभारी को निगम बिल्डिंग में आप भेजोगे तो जाएगा। अगर ये सीएसआई और अतिक्रमण वाले कहते हैं कि हम तो उस तरफ कभी गए ही नहीं, तो उसका झूठ पकड़ने के लिए आप अभय कमांड जाइए, वहां से वीडियो मिल जाएंगे। उनसे पूछिएगा इस तारीख को इस क्षेत्र में गए, कौन सा अवैध निर्माण था, आपको किसने लिखित में आज्ञा दी थी, किसने मौखिक कहा था, कौन सा अवैध निर्माण रुकवा दिया, कौन सा तोड़वा लिया, कौन सी बिल्डिंग सीज करवा ली। अभय कमांड से सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत साधारण सरल काम है। बाकी साहब मैं आप पर छोड़ता हूं, या तो आप उस गुट को पसंद कीजिए, या तो साहब आप उस गुट को पसंद कीजिए। दलाली करते हैं, आपके लिए पैसा लाते हैं, आपकी जान पहचान से बात कराते हैं। अब ये रिश्ते निभाना बंद कीजिए कि मेरी जाति का है, उसकी बिल्डिंग है। जाति पाति छोड़िए साहब, शहर का सबसे बड़ा भला आप कर सकते हैं, आप बड़े पद पर हैं। वरना फिर लोग क्या करते हैं, आरएस नहीं कर रहे हैं, वो निगम कमिश्नर के पास जाएंगे, वो नहीं करेंगे कलेक्टर के पास जाएंगे, प्रशासनिक कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर वो मीडिया में खबरें 10-20 अखबार वाले और लिखेंगे, फिर वो मुख्यमंत्री तक बात जाएगी, कोई अदालत चला जाएगा, आपको व्यक्तिगत तौर पर नोटिस आएगा, आपको वहाँ कटघरे में खड़ा होकर बेइज्जत होना है। ये सब पसंद है तो आप बिल्डिंग सीज मत कीजिए। मीडिया आपकी सेवा करने को तैयार बैठा है, कभी भी आपका झूला भरेंगे। मेरी बात जरूर पसंद आएगी, क्योंकि हर नगर निगम में हर व्यक्ति, हर निवासी जहाँ जहाँ वीडियो जा रहा है वो उस निगम कर्मचारियों और अधिकारियों से पीड़ित है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अदालत पहुंचेंगे हमारी खबर के बाद में कि साहब हमारा सीज इसीलिए किया गया था कि सेटबैक नहीं छोड़ा, तो इसको सीज क्यों नहीं किया, इसने भी सेटबैक नहीं छोड़ा, या इसने पार्किंग की जगह ऑफिस दुकानें खोल ली है, हमारा इसीलिए सीज हुआ, इसका क्यों नहीं। तब आप मुंह छोटा करेंगे, बेइज्जत होंगे, फिर वो बात अदालत जाएगी, मीडिया में आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खैर करते हैं तो शहर का भला, आपका सम्मान, शहर के भले के साथ निगम का भला होगा, मोटी रकम आएगी, निगम कोष भरेगा और आप बड़े अधिकारियों के लिए सम्मानित कहलाएंगे। वरना जैसे हैं वैसे तो है ही।
इस बीच जो पत्रकार जो दलाली कर रहे हैं साहब के लिए, जो पैसा लेकर जाते हैं, वो और जो सीज करवाना चाहता है, वो पत्रकार जब आपस में मिलते हैं तो जो सीज करवाना चाहता है वो कहता है कि बहुत जल्द ये अवैध बिल्डिंग सीज होगी, तो वो दलाल कहता है कि ठीक है, करवा के देख लो। तो हैरानी होती है उस पत्रकार को कि यार, करवा के देख लो से क्या मतलब, अवैध है, आईएएस अधिकारी है, कमिश्नर साहब है, उनसे मिलूंगा और सीज हो जाएगी, नोटिस आ चुका है, बोला आप करवा के देख लो। और उस दलाल को, दलाल के मतलब रुतबा दिखाए, देखिए दलाल एक कॉल करता है, मिस कॉल, और आईएएस और आरएस मैडम और साहब का तुरंत फोन आता है, हाँ बोलो क्या कह रहे थे। वो सामने वाला पत्रकार भौचक्का, हैरान कि यार इस टटपूंजी, इस दलाल के पास साहब का सीधा फोन आ रहा है, और जब मैं फोन करता हूं या हमारी टीम में कोई फोन करता है तो फोन उठता ही नहीं है, साहब जवाब नहीं देते, बात नहीं करते, मिलने जाते हैं तो समय नहीं देते, और इसको केवल मिस कॉल किया और साहब का तुरंत फोन है, हाँ बोलो, इतने उतावले हो रहे हैं साहब। इसकी सीधी सीधी वजह है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि किसी भी शहर के किसी भी निगम में ये दृश्य आपके सामने आ सकता है। क्या कहूं, कोशिश करते रहिए साहब, 25-50 बिल्डिंग सीज नहीं होती, 2-4 तो कर लीजिए, जो भी अच्छी लगे, जो मर्जी आए कीजिए, कहीं तो कीजिए, वरना आपकी इमेज का सत्यानाश, आपके माता पिता जो खुश हुए थे वहां तक लोगों का आशीर्वाद तो नहीं पहुंचेगा, और निगम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, आपकी छवि का सत्यानाश, सरकार का सत्यानाश हो जाएगा। और सच बताऊं तो कोई सरकार इतनी खराब नहीं होती, सरकारें आमतौर पर खराब नहीं होती, सरकार किसी मशीन का नाम नहीं है। ऐसे ही अधिकारी, ऐसे ही कर्मचारी सरकार को बदनाम करते हैं कि इस सरकार में काम नहीं होते, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सरकार खराब नहीं है, ये आप जैसे लोग जो कुर्सियों पर विराजे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर एसी में बैठकर कुर्सी सेक रहे हैं, वो सरकार का सत्यानाश करते हैं। ऐसे में बात ऊपर तक चली जाती है। आजकल वो जमाना चला गया जब लोग एक थानेदार, एक सिपाही से डरते थे, आजकल तो लोग कमिश्नर के सामने पेश हो जाते हैं, डीजी और आईजी को चिट्ठी लिख देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख देते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, ऊपर तक चले जाएंगे। काम तो करना पड़ेगा साहब, उसी के लिए आप यहाँ विराजे। अब मलाईदार पोस्ट है, मलाई भी खाइए, लेकिन काम भी कर लीजिए। मेरी बात पसंद आए तो सम्मान कीजिएगा। फिलहाल मैं विराम लेता हूँ, ऐसी ही कई सारी बातें लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।